हेलो नमस्कार मेरे मंजिल के मुसाफिरों, मैं भी आपके समक्ष कदम से कदम मिलाकर आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, जितनी शिद्दत से आप अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, उतने ही शिद्दत से दोस्तों मैं भी आपके समक्ष एक शानदार सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये सेशन है दोस्तों यूपीपीसीएल का 20 मार्च 2021 के द्वारा जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं आपके सामने रखूंगा और उन प्रश्नों का आप तक सॉल्यूशन पहुंचाता रहूंगा। देखिए दोस्तों, ये क्लास है हमारा, ये एपिसोड 5 है। हम इससे पहले 4 क्लास ले चुके हैं। आप भी जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको वो क्लास यकीनन बहुत ही पसंद आएगा। कुछ नई नई चीजें भी दोस्तों मैं आपके नोटबुक तक पहुंचाता रहता हूं, कुछ नई ट्रेंडिंग बातें भी मैं आपको बताता रहता हूं। देखिए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और साथ ही आपको पीडीएफ इस क्लास की दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरा जाइए और एक बार शेयर करके आइए दोस्तों, वहां आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्यार से टच करिए उस लिंक को और डायरेक्ट आप इंटर कर जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहीं पे दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और इससे पहले भी जितनी क्लास हुई थी उन सभी की पीडीएफ दोस्तों वहीं पर स्टोर किया गया है। पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96। आज हम सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक परिणामित्र के लिए प्रकार ए हानि आवृत्ति के वर्ग के अनुपातिक है, जबकि प्रकार बी हानि आवृत्ति के केवल अनुपातिक है। तो प्रकार ए और प्रकार बी में क्रमशः क्या होगी, कौन कौन सी हानि होगी? आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भंवर हानि। सुनना प्यारे दोस्तों, जो भंवर हानि उसको पीई से लिखते हैं, है ना। ई है दोस्तों, भंवर को हम एडी कहते हैं और जो लॉस होता है उसको वाट में मापा जाता है और वाट का क्या होता है, यूनिट पावर होती है। वहीं से आया पी। पीई बराबर होता है दोस्तों बी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। यह फॉर्मूला किसका है? यह है भंवर धारा का। इसीलिए इसी प्रकार से हिस्टैरिसीस हानि की भी होती है दोस्तों बी एक्स इंटू बी इंटू एफ इंटू वी। आप देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी वर्ग के समानुपाती है एडी करंट के, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, और हिस्टैरिसीस हानि केवल अनुपातिक है। इसमें देखिए केवल समानुपाती है। आपको कुछ नई चीजें बताता हूं, नोटबुक तक दोस्तों नई नई जानकारी पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए ये जो आपको बी एक्स दिखाई दे रहा है ना हिस्टैरिसीस हानि में, तो बी एक्स क्या है? तो ये एक्स जो है दोस्तों ये आपका एक है स्टीनमेट्ज गुणांक। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये है आपका स्टीनमेट्ज गुणांक। ये स्टीनमेट्ज गुणांक, ये जो स्टीनमेट्ज गुणांक है दोस्तों, ये केवल x ही नहीं, b की घात में दोस्तों x भी हो सकता है, b की घात में a और b की घात में दोस्तों k भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि b की घात में x ही हो। और ये है क्या? स्टीनमेट्ज गुणांक। ये कहाँ से मिलता है प्यारे दोस्तों? तो ये मिलता है आपको BH कर्व से। कहाँ से मिलता है? BH कर्व या BH गुणांक से आपको ये प्राप्त होता है। ये जो आपको BH गुणांक है ना, यानी कि स्टेजमेंट गुणांक, इसका मान होता है 1.35 से लेकर के 2.5 होता है। लेकिन प्यारे भाइयों, जब आप इसमें सिलिकॉन स्टील को मिला देते हैं ना, किसको मिलाने के दरमियान दोस्तों? जब आप सिलिकॉन स्टील को, सिलिकॉन है ना, स्टील में जब आप सिलिकॉन को मिला देते हैं तो यही गुणांक दोस्तों आपको कितना प्राप्त होता है? 1.6। और फिर यहां से आपका सूत्र क्या बन जाता है? B 1.6 गुणे F इंटू वी, ये सूत्र बन जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? स्टीनमेंट गुणांक। इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। इस गुणांक का यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो जो भी दोस्तों आपका चुंबकीय मटेरियल होता है ना, जिसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में जो करंट का प्रवाह होता है ना, वो करंट प्रवाह करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता होती है और कितने करंट की वहां खपत होती है, उसी को ज्ञात करने के लिए स्टीनमेंट गुणांक काम आता है। तो ये चीज दोस्तों आपको मालूम हो गया होगा और जैसा कि स्क्रीनशॉट ले चुका हूं मैं, और इसका दोस्तों पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, मेहनत इतना करिए ना, मेहनत इतना करिए दोस्तों कि आने वाली समस्याएं दोस्तों आपसे टकरा कर चूर चूर हो जाए, है ना। इतना शिद्दत से आप मेहनत और स्ट्रगल करिए कि आने वाली जो समस्याएं हैं ना, समस्याएं तो दोस्तों हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन जब समस्याएं आपसे टकराएं तो आप ना बिखरे, समस्याएं टूटकर बिखर जाएं। इतना स्ट्रगल और इतना कठोर संघर्ष करिए, फिर देखिए दोस्तों सफलता आपके कदमों में होगी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 96।
एक परिणामित्र के लिए सॉरी, ये तो हो चुका है ना, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्मृति प्रभाव मुख्यतः किस बैटरी में देखा गया है? नई नई चीजें हैं दोस्तों। स्मृति प्रभाव देखें, ये केवल और केवल निकल कैडमियम सेल में होता है। किसमें? देखिए, जब आप निकल कैडमियम सेल को चार्ज करते हैं ना, आप देखिए दोस्तों, जैसे बैटरी को आप चार्ज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मानिए आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन 10% चार्ज है, लेकिन आपने फिर भी मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया। कहा जाता है कि अगर बैटरी से आप बेस्ट आउटपुट लेना चाहते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं, तो आप बैटरी को पूरा डिस्चार्ज करिए, फिर चार्ज करिए, है ना। लेकिन आपने क्या किया, 10% बैटरी में चार्ज था, फिर भी आपने चार्ज पे लगा दिया, तो क्या होगा? बैटरी को पता नहीं है कि बैटरी इसमें 10% चार्ज है। बैटरी यह सोच रहा है कि आप बैटरी को चार्ज पे कनेक्ट कर दिए तो बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तब आपने बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी को सप्लाई दिया। तो बैटरी 0% से चार्ज होना स्टार्ट होता है, और जबकि चार्ज कितना है? 10%। जब बैटरी आपकी 90% चार्ज हो जाती है और आप देखते हैं तो 90% दिखता है। ये एक्चुअल में 90 नहीं दोस्तों, ये एक्चुअल में 80% ही चार्ज हुआ है, क्योंकि देखिए 0% से चार्ज होना स्टार्ट हुआ है, और लेकिन चार्ज कितना था? 10%। तो 10 से 90 तक चार्ज हुआ, लेकिन 10 और 0 के बीच में गैप कितना है? 10% का। तो यही गैप है दोस्तों 10% का। ये जो एक इफेक्ट है ना, ये जो एक नुकसान, एक प्रभाव है, इसी को कहा जाता है स्मृति प्रभाव। और बैटरी को दोस्तों हमेशा डिस्चार्ज करके ही चार्ज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चार्ज रहता है फिर भी उसमें चार्ज डाले रहते हैं, उसको चार्ज पे लगाए रहते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो यही काम आपको करना होगा। ये निकल कैडमियम सेल में होता है और हर किसी सेल में नहीं, है ना। ये केवल और केवल रिचार्जेबल सेल में होता है। प्राइमरी जो सेल हो गया उसमें ये प्रभाव नहीं मिलता देखने के लिए। रूबरू होइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 से कि बिजली के खंभे को झुकने से बचने के लिए, उसे सहारा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बिल्कुल कैच कीजिएगा दोस्तों, नई नई चीजें आपके नोटबुक तक पहुंचाने वाला हूं। इसको हम कहते हैं तान तार, है ना। तान तार का मतलब क्या होता है? स्टे वायर। इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों स्टे वायर। सुनिएगा, स्टे वायर से जुड़ी जितनी भी घटना है आपके नोटबुक तक पहुंचाता हूं। जो आपका स्टे वायर है ना, ये किसका बना होता है? ये जीआई का बना होता है। किसका दोस्तों? कौन सा वायर होता है ये जीआई होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। ये कहां पर लगाया जाता है? मान लीजिए कि यहां पर आपका एक पोल है ना, यहां पर आपका एक पोल है और ये पोल सीधे जाती है। देखिए ये पोल सीधे जाती है और फिर एक पोल यहां पर है, एक पोल यहां है और एक पोल यहां पर है ना। तो तार आपका पहले यहां कनेक्ट होगा, यहां कनेक्ट होने के बाद यहां कनेक्ट होगा, है ना। तो स्टे वायर कहां कहां पर लगेगी? स्टे वायर देखिए, एक तो यहां पर लगेगी, ये है आपका स्टे वायर, और बीच में एक स्टे इंसुलेटर लगी रहेगी। यहां पर भी एक स्टे वायर लगेगी और यहां पर बीच में एक स्टे इंसुलेटर, और यहां पर भी एक स्टे वायर लगेगी प्यारे दोस्तों, और ये स्टे इंसुलेटर, है ना। ये क्या है तो आप लिख देता हूं दोस्तों, ये है आपका स्टे इंसुलेटर है, और ये भी स्टे इंसुलेटर ही है ना, स्टे इंसुलेटर है। और ये क्या है तो ये है स्टे वायर, ये आपका है स्टे वायर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्टे वायर कहां पर लगाते हैं। तो देखिए स्टे वायर आपका दोस्तों जहां से लाइन स्टार्ट होती है वहां से वहां पर, और जहां पर आपका पोल खत्म होता है उस पोल में, और जहां से टर्न लेता है वहां पर, यानी कि 3 जगह पर केवल स्टे वायर को हम लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि स्टे वायर को लगाना असंभव हो, ऐसे स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? जहां पर स्टे वायर को लगाना जरा मुश्किल होता है वहां पर दोस्तों हम लगाते हैं स्ट्रट पोल को। किसको? स्ट्रट पोल को हम लगाते हैं। और ये जो स्ट्रट पोल है ना, मान लीजिए स्ट्रट पोल लगाना है, ये आपका स्ट्रट पोल है। ये क्या है प्यारे भाइयों? ये स्ट्रट पोल है। ये मुख्य पोल का ना, ये मुख्य पोल का दोस्तों 36 से लेकर के 40 डिग्री एंगल पर इसको हम लगाते हैं। ये कहलाता है हमारा स्ट्रट तार। तो बिल्कुल दोस्तों नई चीजें आपके नोटबुक तक पहुंच गया, और आपको दोस्तों आनंद भी आ रहा होगा इस क्लास को देखते समय, है ना। तो आप इस क्लास को क्यों ना दूसरे मित्रों तक भेजें, और एक दोस्तों लाइक करें, है ना। लाइक वाला बटन आपके हाथ में है दोस्तों, और आपको बस उंगलियों से उसको प्यार से टच करना है। बस दोस्तों खुश रहिए और क्वेश्चनों को देखते रहिए।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित उपकरणों पर विचार करिए, जरा गौर करिएगा और ध्यान से ही गौर करना है प्यारे भाइयों। आर परिणामित्र है और एस सिलिकॉन नियंत्रण दिष्टकारी या थायरिस्टर है। तो ये क्या कहलाता है, सुनिए, आर जो है ना आपका ये निष्क्रिय उपकरण है और जो आपका एस है ये सक्रिय उपकरण है। इससे जुड़ी घटनाएं आपके नोटबुक तक पहुंचाता हूं, सुनना। जो एक होता है दोस्तों आपका एक्टिव, है ना, हिंदी में लिखता हूं दोस्तों, ये ज्यादा सही रहेगा। ये एक होता है दोस्तों एक्टिव उपकरण। कौन सा उपकरण? एक होता है एक्टिव उपकरण और एक होता है दोस्तों पैसिव उपकरण। दूसरा कौन सा है? पैसिव उपकरण। आपको याद कैसे करना है कि कौन से उपकरण दोस्तों किस कैटेगरी के हैं? तो देखिए, ए से होता है एक्टिव और ए से होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि दोस्तों SCR, BJT और थायरिस्टर या SCR, ये तो हो गया है ना, SCR, BJT और FET, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, है ना, VS और CS। इसी के साथ में है आपका बैटरी, इसी के साथ में क्या है? बैटरी। तो ये है दोस्तों आपका, इसी के साथ में और लिखेगा ट्रांजिस्टर और डायोड। ये सब के सब क्या है प्यारे भाइयों? तो ये सब के सब आपका क्या है? ये सब के सब एक्टिव कंपोनेंट है। एग्जाम में ये पूछ ले दोस्तों तो आप इसका बिल्कुल बेधड़क आंसर दीजिएगा। और पैसिव उपकरण कौन कौन से कहलाते हैं? तो सबसे पहला है आपका कन्वर्टर। आप सोचेंगे कि कन्वर्टर तो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, तो ना भैया, ये इलेक्ट्रिकल युक्ति है। कन्वर्टर कैसा है? इलेक्ट्रिकल युक्ति है। फिर है प्यारे भाइयों प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। इसके बाद है इंडक्टर, फिर है कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और पांचवा है दोस्तों बल्ब, जो आप घर में बल्ब जलाते हैं, और छठा है ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांसफॉर्मर। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या है? तो ये पैसिव कंपोनेंट है। अब आप मिलान करिए जरा, क्या ट्रांसफॉर्मर और आपका क्या पूछा गया है? सिलिकॉन, इसके अकॉर्डिंग सही आंसर है या नहीं है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे भाइयों। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आता है ना। देखिए दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हैं अभी ना, जो आप अभी दोस्तों मोबाइल फोन से आप क्लास को देख रहे हैं ना, आप ये क्लास ही नहीं, आप ये मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों के प्रति। और जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपके इस मेहनत को सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं, आपके माँ और बाप भी आपके देख रहे हैं, आपके माता पिता भी आपके स्ट्रगल को देख रहे हैं। वो पसीने बहा रहे हैं और आपको दोस्तों आराम से पढ़ने दे रहे हैं। वो पता है क्यों पसीने बहा रहे हैं? उनको पता है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, आपकी मेहनत पर सच्ची लगन है, आप सच्ची लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं। वो जो पसीने बहा रहे हैं ना, उनके पसीने को दोस्तों मोती में बदलना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए दोस्तों उनको खुश करना, उनको खुश रखना ही सबसे बड़ी दोस्तों सबसे बड़ा महान काम होता है ना। कहते हैं ना, मुस्कुराने की कोई वजह ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी कभी बेवजह भी मुस्कुराया कर, तेरे साथ तेरी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। इसलिए दोस्तों आप खुद मुस्कुराइए और अपनों को भी हंसाइए। यही तो क्या है दोस्तों, यही तो एक जिंदगी है। देखिए सेंचुरी क्रॉस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका? ये है आपका ज्वारीय ऊर्जा, जिसको हम टाइडल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि सेंचुरी हो गई दोस्तों क्रॉस। निम्नलिखित में से वैद्युत उपकेंद्रों में धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को परिमित करता है। यह तड़ित चालक के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? तड़ित चालक। अब तड़ित चालक से संबंधित दोस्तों सभी जानकारी आप तक पहुंचाने का ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है ना, ये बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये है दोस्तों किसका तस्वीर है? ये प्रकाशीय बिजली है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको प्रकाशीय बिजली कहा जाता है। और ये नुकसान क्या करती है उसके बारे में सुनिए। देखिए जब दोस्तों आसमान से बिजली गिरती है ना, तो वो बिजली का जो रेंज होता है दोस्तों, वो लगभग 10 करोड़ एम्पियर के बराबर होती है। कितना? 10 करोड़ एम्पियर के बराबर होती है। आप खुद सोचिए ना कि जब हमें 50 मिली एम्पियर का झटका लगता है तो हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं और हमें दोस्तों एक दर्दनाक झटका का महसूस होता है, अनुभव होता है। तो अगर ये 10 करोड़ एम्पियर
किसी जीव पर पड़ेगा तो वो कागज की तरह जल जाएगा, है ना। तो इतना हैवी करंट दोस्तों किसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर गिर जाती है तो उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरी तरह से उसका सत्यानाश करा देगा। उसी से सुरक्षा निजात पाने के लिए हम क्या लगाते हैं, तड़ित चालक लगाते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें दो चालक होते हैं, दोनों चालक के बीच में दोस्तों मान लीजिए 0.5 मीटर का गैप है। कितना है, 0.5 मीटर का गैप है। आप जब इसमें दोस्तों 30 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाली वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो ये जो आपकी हवा है ना, इसके बीच में अभी क्या है, इसके बीच में अभी हवा है, ये क्या है, हवा। तो ये हवा चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद हवा के माध्यम से इसमें से करंट का ट्रांसफर होने लगता है एक दूसरे के बीच, दोनों कंडक्टर के बीच। तो जब आप 10 करोड़ एम्पियर को अगर इस पे पड़ेगा तो बताइए, ये तो बहुत जल्द दोस्तों ये आयोनाइज हो जाएगी चार्ज। आप देखिए ना, यहां से मान लीजिए आसमान है और यहां पर धरती है, इसके बीच में देखिए कितना गैप है ना, फिर भी इसके पूरे चार्ज को, एयर के चार्ज को एयर को ये चार्ज कर दे रही है और उसी एयर के माध्यम से देखिए यहाँ करंट पास हो रही है ना। तो ये है दोस्तों आपका तड़ित चालक से बचने के लिए। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा उपकरण लगाते हैं जिसको हम लाइटिंग अरेस्टर के नाम से जानते हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय वस्तुओं के गुण को कहा जाता है, लौह चुंबकीय वस्तुओं के उस गुण को कहा जाता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया में उनके भौतिक आयाम में परिवर्तन हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम चुंबकीय विरूपणता कहते हैं। अब देखना, जो लौह चुंबकीय है ना, यानी कि लौह से जो हम बनाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ से दोस्तों हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है। कैसा मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लौह चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र का भाग नहीं है। यह विसर्जनी की बात कर रहा है प्यारे भाइयों, किसकी, विसर्जनी की, जिसको हम कौन सा ट्यूब कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहा जाता है, जिसे दोस्तों हम ड्राफ्ट ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसको हम ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट का भाग नहीं है। सुनना, आज के डेट पे आप चाहे किसी गांव में रह रहे हैं, किसी शहर में, किसी कस्बा में, किसी विलेज में, कहीं भी रह रहे हैं, जितना भी टावर लाइन के द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है उसका 90% दोस्तों, कितना, 90% से भी अधिक एनटीपीसी, किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा जो पावर उत्पन्न किया गया है ना, उस पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो सबसे अधिक दोस्तों यही ताप विद्युत संयंत्र, जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, उसके द्वारा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में उसका करंट दोस्तों ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्लांट है एनटीपीसी प्लांट, और एनटीपीसी प्लांट में दोस्तों 90% से भी अधिक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। और उसका ये भाग नहीं है ड्राफ्ट फैन, ड्राफ्ट फैन जिसको हम विसर्जनी कहते हैं ना, ये उसका भाग नहीं है। बाकी ये सारे के सारे उसी के पार्ट हैं। यदि लिथियम आयन सेल की क्षमता 2 एम्पियर घंटा है तो सैद्धांतिक, यानी कि सैद्धांतिक का मतलब होता है दोस्तों आपका कि थ्योरेटिकल रूप से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। सुनना, जो आपका एम्पियर घंटा है, आप सिंपल सा मेरे को ये बताइए कि अगर आप 2 और 1 है ना, अगर आप इसमें देखिए 1 गुणे 2 करते हैं तो कितना आता है, 2, इसी 2 के बराबर आना चाहिए। और इसमें जब करते हैं 2 गुणे 1 तो आता है 2 एम्पियर, है ना, दोनों में 2 एम्पियर। और इसको 0.5 को जब आप 1 से करते हैं तो कितना आता है, 0.5 एम्पियर ही आती है। और जब आप 0.5 को 4 से गुणा करते हैं तो 2 एम्पियर आता है। तो इसमें से सबसे भिन्न कौन है, ये भी देखिए इसी के समान है, ये भी इसी के समान है, और ये भी इसी के समान है, लेकिन ये इसके समान नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो आपको मैच कराना था, बैटरी से संबंधित इतना साधारण न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था जो आपको दोस्तों 1 नंबर फोकट में ही दे गया। चर वोल्टता और चर आवृत्ति चालक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इससे संबंधित मैं प्रॉपर एक आपको दोस्तों वीडियो दे चुका हूं जिसमें VFD से कैसे मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है ना। आप जाइए इस चैनल पर और खंगालिए वीडियो को, आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि VFD देखिए, वहां पर मैंने बताया कि 3 सेक्शन होते हैं VFD में। पहले को हम कहते हैं रेक्टिफायर सेक्शन, दूसरा DC का बस बार सेक्शन, और तीसरा इन्वर्टर सेक्शन होता है। और कैसे कैसे वो क्या काम करता है और किस प्रकार से मोटर को कंट्रोल करता है, सब कुछ बात
बातें दोस्तों वहां पर कही गई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है। आपको एक ध्यान रखना होगा एक बात दोस्तों कि ये केवल और केवल इंडक्शन मोटर की ही स्पीड को कंट्रोल करता है, डीसी मोटर की स्पीड को नहीं कंट्रोल करता। बंडल चालकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों हम सीरीज प्रतिघात को कम करने के लिए हम बंडल चालकों का प्रयोग करते हैं। अब आपको एक दोस्तों तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिए, यही है आपका बंडल चालक। ये क्या है, ये है आपका बंडल चालक। देखिए बंडल चालक का प्रयोग करने से ना क्या होता है दोस्तों कि जो आपका इंडक्टेंस होता है ना, वो इंडक्टेंस दोस्तों क्या हो जाता है, घट जाता है। और जो आपका कंडक्टेंस होता है, जिसको हम धारिता कहते हैं, जिसको हम धारिता कहते हैं, इंडक्टेंस घट जाती है और धारिता जो होता है ना वो बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। किसके वजह से, ये बंडल चालक का इस्तेमाल करने से धारिता बढ़ जाती है। और जो आपका कोरोना हानि होता है, जो आपका कोरोना लॉस होता है ना, वो कोरोना लॉस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कई सारे इसके यूज है। पहला तो है दोस्तों बंडल चालक से इंडक्टेंस घट जाती है, धारिता बढ़ जाती है और कोरोना हानि दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये है बंडल चालक। इस प्रकार से बंडल चालक की तस्वीर होती है। इस तस्वीर से मैं आपको रूबरू कराना चाहता था, इसीलिए दोस्तों इस तस्वीर को आपके सामने लेकर के खड़ा किया। डीसी इंजन में उत्पादित ईएमएफ कैसा होता है, तो ये दोस्तों जिस प्रकार से आपको एक फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट से आपको प्राप्त होता है ना पावर, उसी प्रकार से दोस्तों डीसी इंजन में जो आपको ईएमएफ मिलता है, डीसी इंजन के द्वारा उत्पादित किया गया ईएमएफ और फुल वेव रेक्टिफायर के जो आउटपुट से आपको ईएमएफ मिलता है वो सेम होते हैं दोनों के दोनों। 108 है क्वेश्चन नंबर, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट में 20% की कमी की गई, पकड़िएगा दोस्तों पॉइंटों को, 20% की क्या की गई, कमी की गई और लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, तो तार का प्रतिरोध R बदलकर कितना हो जाएगा। देखिए आपको क्या बताना है, आपको R बताना है रेजिस्टेंस। जब आप दोस्तों अनुप्रस्थ काट में, किसमें, जब आप अनुप्रस्थ काट में 20% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो जो आपका प्रतिरोध है ना वो 20% दोस्तों R क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आप लंबाई में क्या कर रहे हैं, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो भी प्रतिरोध आपका दोस्तों 20% क्या हो जाएगा, R बढ़ जाएगा। दोनों केस में देखिएगा प्रतिरोध R बढ़ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा प्रतिरोध 40%। किसका 40%, क्वेश्चन में तो ऐसा कोई मान दिया नहीं गया है। तो ये जो तार है ना, इस तार का जो भी प्रतिरोध का मान रहा होगा उस मान का 40% और बढ़ गया। तो उस मान वाले प्रतिरोध यानी कि उस तार का जो प्रतिरोध पहले था, वास्तविक था, वो उसका 40% कितना गुना होगा, तो 1.5 गुना होगा। कितना प्यारे दोस्तों, 1.5 गुना होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि एक 8 पोल डीसी मशीन के प्रति पोल 80 कंडक्टर के साथ पोल पिच कितना होगा, है ना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसका आंसर भी यूपीपीसीएल ने जो माना था वो 80 बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा। सुनिएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है ना कि पोल पिच बराबर क्या होता है, स्लॉट बटे पोल, है ना। पोल पिच बराबर होता है स्लॉट बटा पोल। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको इस सूत्र से पता है क्या निकलेगा कि 2 स्लॉट के बीच में गैप कितना है वो, लेकिन ये तो हमें पूछा नहीं गया है। तो हमें क्या फॉर्मूला यहां पर रखना पड़ेगा कि पोल पिच बराबर क्या होगा कि जो आपका कंडक्टर है, जो आपका क्या है, कंडक्टर है, और जो आपका पोल है, इसको आप रखिए और इसका आंसर कितना आएगा, 80/8 है। इसको जब काटेंगे तो ये 10 से कट जाएगा और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 10 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या दिया गया था, 80 आंसर दिया गया था। तो ये रहे दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट की, है ना। कुछ ऐसी, हर क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद आती होंगी, और इस क्लास में क्या वो चीज़ है जो आपको पसंद आया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं इसी क्लास का दूसरा एपिसोड लेकर, यानी कि यूपीपीसीएल पेपर का ही दूसरा क्लास लेकर, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ चित्र से और डायग्राम से संबंधित प्रश्न होंगे, है ना। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि मुस्कुराने की कोई वजह मत ढूंढिए दोस्तों, वरना जीवन यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने
का कोई वजह नहीं होता, बेवजह मुस्कुराइए, है ना। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी ज़िंदगी भी आपके साथ मुस्कुराएगी, और यही मुस्कान तो दोस्तों मुझे आपके चेहरे पे देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए शानदार सेशन के साथ। इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।